रख करके एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए कि कहाँ पर किस तरीके से, अगर ये चीज़ 4 से 6 महीने के अंदर हमने सिसोदिया जी की टेबल पे रख दिया कि ये हमने करके दे दिया, आप देखिएगा इमीडिएटली फंडिंग आएगी कि इसको किस तरीके से करना है। तो जो टारगेट हमें गवर्नमेंट दे और इस तरीके के डायनेमिक उप मुख्यमंत्री अगर दें कि इस तरह से आपको करना है, तो हमें ये मौका नहीं देना है कि साहब ये कारण था इसलिए नहीं हो पाया। वो फिर तो उनका भी डाइल्यूट हो जाएगा कि आप करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपने बस इसको कर लिया और हो गया। वो बात उन्होंने भी कहा रोज ही सेमिनार होते हैं, रोज ही एक्सपो होते हैं। तो ऐसा एक्सपो बने, ऐसा सेमिनार ये साबित हो कि हम एक रोड मैप दे करके, और जो ये शुरुआत है ये आप हजारों लोग इसको फॉलो करने के लिए आपको मिलेंगे। पैसा भी खर्च करेंगे लोग, इसको ऐसे भी बनाना है कि ऑलवेज ये नहीं रखना है कि हम सब पैसा सरकार दे दे उनके घरों में लगा देंगे। दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। एक पुरानी गांव में हमारे कहावत है, कोई चीज़ फ्री में दोगे उसको कोई नहीं पूछता। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। जो भी प्लान बनाइए ये नहीं कि हम आपके घरों में लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि जो कोई लगा देगा उसको आकर के कोई उसमें उतनी ले, जो अपनी ताकत लगाएगा, पैसा लगाएगा, विचार लगाएगा, वो उसको करेगा। ऐसा करके हम लोग आपस में साथ मिल करके इसको बनाएंगे, प्रेजेंट करेंगे। और जो मुख्यमंत्री जी ने और जो दिल्ली सरकार ने जो हमें ये चैलेंज दिया है, कार्य दिया है, हम उसे करके उनके सामने प्रेजेंट करके दिखाएंगे। और दिल्ली को, जैसे आपने कहा और आज पेपर में सब जगह लिखा है, पहली अपनी तरह की, तो पहली अपनी तरह का तो एक्सपो था, लेकिन पहली अपनी तरीके का सक्सेस मॉडल कैसे हम कैपिटल में कर दिखा सकते हैं, वो हमें करना है। 4-6 महीने में वो करके अगर साल भर का, और आज ही के दिन एक फिर एक्सपो 1 साल बाद लगाया जाए, और जिसमें वो लोग आए जिन्होंने दिल्ली में और सोसाइटियों के कुछ लोग आकर के यहाँ लगा रहे हैं। ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी कामना है। इसी के साथ एक बार फिर से ऑर्गेनाइजर्स को और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये मुहिम जो हम लोगों ने शुरू की है ये निश्चित रूप से एक सफलता की तरफ जाएगी। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर इंद्रमणि जी, इस सारगर्भित और वैज्ञानिक आधार पर दिए हुए वक्तव्य पे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसे किसान तो झेल ही रहा है, बाकी समाज भी झेल रहा है, और लगभग पूरा विश्व इसको झेल रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपने इस बात को रेखांकित किया है अपने वक्तव्य में कि जब पेंडेमिक के समय पे सारे के सारे सेक्टर अपने डाउनवर्ड ग्रोथ पर थे, सिर्फ और सिर्फ कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसने 13.5% से जीडीपी में अपनी भूमिका निभाई और हमारी अर्थतंत्र को संभाल के रखा। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का अगर हम कृषि के क्षेत्र में बेहतर समन्वय करते हैं, संयोजन करते हैं, तो हमें दूरगामी परिणाम तो मिलेंगे ही, लेकिन इसके अलावा जो हम चाहते हैं हम उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने ये कही, जो हम अर्बन लोग हैं, हम शहरी लोग हैं, हम लोगों के लिए, कि जब हम अपने घरों के आसपास एक छोटे से फूल को भी उगाते हैं तो रोज़ हमारे को उसकी चिंता होती है कि हमें उसमें पानी भी डालना है, हमें उसमें खाद भी डालनी है। इसके साथ आपने एक बात और ये भी कही कि हम जितने प्रकृति के करीब होंगे हमारी प्रवृत्ति उतनी अच्छी होगी। इसके अतिरिक्त आपने एक बात और कही कि प्रकृति की देख रेख हमारी अपनी देख रेख है। अगर हम प्रकृति की देख रेख करते हैं तो आप यकीन मानिए आप अपनी देख रेख करते हैं, और बिल्कुल सत्य भी है। एक बार फिर से पुनः धन्यवाद आपका इस सारगर्भित वक्तव्य के लिए। अब मैं आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर नवीन पाटिल जो कि हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मंच पर आकर हम लोगों को संबोधित करें। डॉक्टर पाटिल। मैं आज इस प्रोग्राम में सबसे पहले ISAE के चेयरमैन डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा साहब, हमारे IRI के हमारे कलीग डॉक्टर नावेर जाविद, प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र, एंड
जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पे जो प्रोग्राम में आए हुए हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ कि दो कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं। एक है जो अर्बन फार्मिंग समझने आते हैं, अर्बन फार्मिंग क्या है, और दूसरे हैं जो खुद कर रहे हैं। मैं पूरे लेक्चर को आई विल कवर इन 3-4 पार्ट्स। वन इज़ what we are, what is our strength, what is our weakness, and third is policy matter, because I am working with policy matter in Government of India. So many times or frequently we are visiting many expos, seminar, workshops being conducted in the country. वहाँ जाने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी देखने मिलती हैं जो हमने कभी पहले देखी नहीं है, क्योंकि वी हैव डन आवर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आई थिंक 25 years बैक। उस समय जो टेक्नोलॉजी नहीं थी वो आज देखने मिल रही है। आई थिंक यू एग्री विद माई पॉइंट। और टाइम अकॉर्डिंगली मैनी टेक्नोलॉजी विल बी कमिंग, सम आर इन पाइपलाइन। सो पीपल एक्सपेक्ट दी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब वो सपोर्ट किस तरह से होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी मैंने आज ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉल आई विजिटेड, कुछ अच्छा थी मुझे देखने को मिला, टेक्नोलॉजी भी देखने को मिली। ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज़ अर्बन फार्मिंग, आई मीन स्मार्ट फार्मिंग। अब स्मार्ट फार्मिंग का मीनिंग यहाँ पर है कि विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज हाउ वी कैन प्रमोट फार्मिंग इन अर्बन और पेरी अर्बन एरिया। लॉन्ग बैक वी हैव वन पॉलिसी, वन स्कीम ऑन peri-urban farming, peri-urban horticulture in ministry that was specially designed for promoting vegetable production in peri-urban area. We are that time we are supporting to the farmers, especially the projects being submitted under that scheme. So we have two types of schemes: centrally sponsored, central sector scheme. Last 2 years, many youngsters they are visiting to ministry. They are asking, sir, we want to do this thing, that thing, some urban farming, some hydroponics, aeroponics, even use of microbes in agriculture field. They have the good concept, good learning also. Some have gone through Google, some have shown some kind of success story. I mean, they have seen some success story in maybe television, newspaper. So, because of that attraction, they are coming to this field. But important is, the sector is also not so easy. Even technology is also there, but need dedicated efforts, timing also, and patience. Patience is very much important. So, because of this COVID, people are coming and they are asking what kind of support is available with the central government, and sometimes we are also helpless to support them, because generally we are implementing centrally sponsored schemes. Centrally sponsored means we are implementing schemes through state government, because agriculture is a state subject. And another scheme is central sector scheme that we are directly implementing in the states with our central government organizations. So these are the two differences. But in horticulture sector, earlier some small scheme is there, but since inception of Mission for Integrated Development of Horticulture, MIDH, Mission for Integrated Development of Horticulture, in 2014, there was rapid growth in horticulture sector. I think last 6-7 years, there is constant growth in horticulture sector at the rate of 6%. And now we have crossed horticulture production in the country, including fruits, vegetables, spices, plantation crops, flowers, all including it is coming around. Now the present data is the production is now 329 million hectare.
from 26 million hectare land. So, and also because of many adverse conditions in the country, every year we find lot of adverse conditions like heavy rainfall, flood, drought, insect attack, lot of things are happening because of climate change also. But still the production is increasing day by day. How it is happening? Because of technology only, and of course because of support available in the form of schemes or in the form of awareness program. But again there is another unfortunate thing in the sector. In rural area, those who are involved in agriculture, after taking education, they are deviating from their field, and those who are not in the field, I mean not in the villages, or they are from urban area, they want to come in this field. So this trend is now happening, and you can see this trend is coming now, and day by day is increasing. Only thing is that they need the support. Now we do not talk about the production. We have ample production in the country, and the challenges is how to example for this lecture. save the losses, because losses are also there. In horticulture field, around 15 to 20% losses in horticulture produce. So we have to save these losses also, so that if we are saving the losses in the form of wastages, we can save the economy also, we can also increase the income of the farmers. But we need a good technology. So the main concern is whatever new invention is coming through private sector, public sector, and even we don't have some technologies available in other countries, which also we want to bring in the country. Many people, they come and they give the presentations in ministry with the new concept. We appreciate them, and we try to include in our policy, because once the technology is supported by any scheme, you will get rapid growth in the sector. Earlier, hydroponics was not supported in our scheme. Now we are trying to include hydroponics and other components, because hydroponics itself is not a single thing. It needs many support also. Even in somebody was there about talking about the solar use of solar power in agriculture field. That is also one of the important part of our scheme. But I think in next financial year, we are also trying to include this hydroponic sector in the form of support available in this scheme. So many entrepreneurs, they will come and they will take the support of this our scheme also. Then another important point is, I have already discussed about the use of microbes in agriculture field. Whole agriculture is based on microbes. How you are playing with the microbes, that is the art, or you can say science. Although it is a science, but again I will say art, because you to think. And if you think, suppose somebody was talking about Pseudomonas. One guy was there, one startup. He has developed one fermented cocoa pit. So, cocoa pit, everybody knows cocoa pit. Whomsoever is concerned about the nursery or in horticulture field, they know about the cocoa pits. But how you are enriching your cocoa pit, that is the important part in your growth. In growth of plants. In urban farming, generally, हम लोग सोचते हैं कि पहले तो मेरा शौक है कि छोटा पौधा लगाना है, फ्लावर आएगा उसमें, वो फ्लावर अच्छा लगेगा, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, और मुझे संतुष्टि मिलेगी. तो पहले तो वो शौक की बात होती है. बट हाउ यू आर कन्वर्टिंग योर शौक इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए आपको you should know about the microbes. Then you should know about the media.
पहले हम मिट्टी सॉइल की बात करते थे, सॉइल एक मीडिया है, बट नो, अभी हमारे पास कोकोपिट भी है, we have the vermi compost, we have vermiculite, we have perlite, and lot of media is there. But for which crop, which media will be useful? Again, comparatively, your cost-wise, which media will be useful? Then again, this is a technique. So it will come through experience. It will come through experience. कभी कभी हम लोग भी अपने घर में एक प्लांट लगा लेते हैं, पर उसमें एक पत्तियों में डिजीज आती है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो दिस नीड्स एक्सपीरियंस। अभी यहाँ पर सामने स्टार्टअप ने बताया मुझे कि विद द हेल्प ऑफ डिजिटल माइक्रोस्कोप दे कैन शो द डेवलपमेंट हैपनिंग इन लीव्स, एंड यू कैन, इफ यू आर sitting in remote places, from there also with the help of app and digital microscope, you can identify the diseases in the plants. Only thing is that how you are explaining to the person. So these things are very important because we have to connect the people sitting in other area. इसमें तो ऐसा एग्रीकल्चर फील्ड में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम डॉक्टर के पास चले गए और उसने हमें 10 टैबलेट्स दे दिया, बिकॉज सिम्टम्स आइडेंटिफिकेशन and proper, control measures, it needs experience, lot of experience. बहुत से बड़े बड़े पैथोलॉजिस्ट होते हैं, पर वो भी फील्ड में जाने के बाद में डिसीजेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और जब तक आइडेंटिफाई करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग बनाना, वी आर लीडर इन बनाना। मैंने स्ट्रेंथ की बात पहले नहीं की। We are leader in banana. We are the largest producer of fruits and vegetables, second largest producer of fruits and vegetables in the world. We are leader in spices production. Abhi last, even in COVID also, we are leader in spices export also, increasing day by day. हमारे पास बहुत बढ़िया चीज़ है। आप टर्मेरिक पाउडर, अभी लोग टर्मेरिक पाउडर की बात नहीं करते, अब बात करेंगे कि हाउ मच द कर्क्यूमिन कंटेंट इन द टर्मेरिक। पहले ये बताइए, वो वाली मैं लूँगा, एंड मतलब देट उसमें कंटेंट्स क्या अवेलेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द मार्केटिंग, मार्केट इज गोइंग टुवर्ड्स। अभी इसमें हमारे नागालैंड का एक पाइनएप्पल भी है, डॉक्टर प्रवीण सिंह बैठे हैं यहाँ। पाइनएप्पल तो सभी लोग खाते हैं, मैं इसलिए से बताना चाहता हूँ कि मैं भी वहाँ से काफ़ी वहाँ मैं काम करता रहता हूँ। तो वाई पाइनएप्पल में होता क्या है? सिंपल थिंग, टोटल सॉल्युबल साल्ट, TSS। हमारे यहाँ बहुत पाइनएप्पल आते रहते हैं, दिल्ली में लोग खरीदते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बड़ा खट्टा है और खाने के बाद में फाइबर ज़्यादा होता है और गले में अटक जाता है, और वो उतना पसंद नहीं करेंगे। एक पाइनएप्पल वहाँ पर भी है, जिन्होंने टेस्ट नहीं किया वो करें उसको। The TSS content in that kind of variety, that variety, because of climatic conditions and also your soil conditions, the TSS content is very much high in that pineapple, and also the fiber content is very less. So this is happening because of the geographic conditions and also climatic conditions. पाइनएप्पल और भी ये मध्य प्रदेश से हूँ, तो वहाँ कुछ लोगों ने पाइनएप्पल लेके गया, हम भी लगाएंगे, इतना अच्छा पाइनएप्पल है, बट यू विल नॉट गेट दोज क्वालिटी। सो दिस इज, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि प्लांट्स हम लगा सकते हैं, बट ये भी देखना पड़ता है कि किस एनवायरनमेंट में, किस मीडिया में और किस टेम्परेचर में और कब किस प्लांट की ग्रोथ होगी। एक शौक होता है, एक प्रोडक्टिविटी की बात होती है। हमारी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट except in spices and some plantation crops, again we have to work more on productivity point of view. वेजिटेबल्स में हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ एम्पल प्रोडक्शन होता है। कभी तो कुछ लोगों को रेट भी नहीं मिल पाता है, और हम लोग उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा रेट हमें देना पड़ता है। तो देयर इज ए कंट्रोवर्शियल थिंग्स, एक तरफ तो रेट भी नहीं मिल रहा है और दूसरा जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा रेट दे रहा है, तो ये बड़ा गैप है। सो टू फुलफिल दिस गैप, ये हम सारा जो अर्बन फार्मिंग, स्पॉट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज द मेन, द कोर इशू इज टू फुलफिल द गैप।
हर कोई चाहता है, जो फैमिली यहाँ बैठी हुई हैं वो चाहती हैं कि मैं घर में ही छोटे रूफ टॉप में, बालकनी में या पॉट में कुछ लगा लूँ तो मुझे कुछ डेली फ्रेश लीव्स मिले, कुछ फ्रेश चीज़ें मिल जाए और मैं उसको डेली कंज्यूम करूँ। दिस इज़ दी क्रक्स ऑफ दी इवेंट। अब उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे लोग लगे हुए हैं, इंडस्ट्रीज है, एवरीथिंग इज देयर। तो व्हाट आई मीन टू से, दिस स्मार्ट फार्मिंग we have to adopt it, and especially the youngsters, those they want to come in this field, they should come with proper concept, proper experience and also with foolproof technology. कुछ टेक्नोलॉजी नया है तो अगेन वी हैव टू अगेन वैलिडेट दोस टेक्नोलॉजीज। अभी कुछ एक और स्टॉल में मैंने देखा कि ही हैज यूज ऑफ सेंसर्स, दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्मार्ट फार्मिंग, यूज ऑफ सेंसर्स। आपको पता लग जाए कि आप बैठे हैं सामने और आप क्या चाहते हैं। मैं यहाँ से बैठे बैठे पता कर लूँ कि मैं आप चाहते क्या हैं। यदि आपने ये पता कर लिया तो आपके पास मेडिसिन भी जल्दी आ जाती है। तो इन दैट सेंस उन्होंने अच्छी चीज़ बताया मुझे कि इवन साइंटिस्ट भी बैठे हुए हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग साइड, कि सपोज मेरे पास एक छोटा सा लैंड है, उसमें मैं आई वांट टू ग्रो 10 क्रॉप इन 100 स्क्वायर फीट। तो 10 क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट अलग होगी, मॉइस्चर कंडीशन अलग होगी, ये सभी चीज़ें अलग अलग होगी। सो आई कैन नॉट जनरलाइज दी इनपुट्स फॉर 10 क्रॉप्स। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दी रिक्वायरमेंट ऑफ दोज 10 क्रॉप्स। वो उसके पास उसने सॉल्यूशन मुझे बताया। सो सच काइंड ऑफ आइडियाज़ आर कमिंग। तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत चीज़ें हैं बट टाइम भी कांस्टेंट है। और अगेन आई वुड लाइक टू thank the organizers who have invited me for this program, and also maybe sometimes time constant होता है तो हम लोग कहीं जा नहीं पाते, and आज संडे भी था तो बहुत अच्छा टाइम मिला और देखने के लिए। और आपके जो एफर्ट्स हैं, अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं, एक्सपो हैं, ये होते रहने चाहिए। इवन वी आल्सो वांट such kind of expo should be there in different corners, so that अभी काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो दिल्ली नहीं आ पाते या किसी स्टेट में रह जाते हैं, उनको भी काम करना होता है। वो कभी फ़ोन करके बात करते हैं या गूगल करके देखते हैं, तो उनको एक रेडीमेड सॉल्यूशन वी कैन गिव टू दैट प्लेस। अभी तो वर्चुअल मीडियम से तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग नाउ। अभी जैसे हमारे डॉक्टर प्रवीण सिंह है, वर्टिकल फार्मिंग हाइड्रोपोनिक्स में बहुत क्लासेस लेते रहते हैं। तो पीपल आर सिटिंग इन रिमोट एरिया आल्सो, हमने भी उनको काफ़ी इनवाइट किया है। पीपल आर सिटिंग इन नॉर्थ ईस्ट कंडीशंस, दे आर आस्किंग अबाउट द क्वेश्चंस ऑन हाइड्रोपोनिक्स। तो हम उनको उससे कनेक्ट कर देते हैं कि भाई ही इज़ द पर्सन ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, ही इज़ द पर्सन ऑफ एरोपोनिक्स, और इस तरह से एक सॉल्यूशन आ जाता है। क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर इज सच ए वास्ट सब्जेक्ट, इसमें कोई एक एक्सपर्ट नहीं होता। कोई जैसे कि मेडिकल साइंस में अलग अलग एक्सपर्ट हैं, अलग अलग, इसी तरह से इसमें भी अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। बट अगेन वो एक्सपर्ट भी कभी कभी फेल हो जाते हैं यदि प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होती है। तो इट ऑल नीड्स एक्सपीरियंस और एक्सपोजर। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड मुझे सुनने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं, उनको धन्यवाद। और कभी आगे भी इंटरेक्शन का मौका मिलेगा तो ऑलवेज आई वेलकम यू इन दी मिनिस्ट्री। और एक पार्ट और छूट गया था, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वी हैव वन, अभी कुछ दिन पहले आपने बात की थी, वी हैव वन नेशनल बी बोर्ड, वी आर इम्प्लीमेंटिंग बी कीपिंग मिशन इन द कंट्री। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज नाउ, अभी बायोडाइवर्सिटी का वहाँ पर स्टॉल था दिल्ली गवर्नमेंट का, उन्होंने बीज की भी बात की, हनी बीज। सो हनी बीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द एनवायरमेंट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि यदि हनी बीज खत्म हो जाएगी तो 4 साल में लाइफ खत्म हो जाएगी। उसके पीछे एक लॉजिक था, क्योंकि आप देखेंगे जैसे फ्लावर है, अभी डॉक्टर प्रवीण सिंह ने कोई फ्लावर लगाया ओपन में या कोई सब्जी लगाई है, हो सकता है इनका प्रोडक्शन किसी रीजन से बढ़ा हुआ हो सकता है उन्होंने बीज रखी हो, अपने कुछ बॉक्सेस रख लिए होंगे बीज के, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा हो। और अनदर पर्सन आपने बी बॉक्सेस नहीं रखे हैं। तो बीज इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर इन एग्रीकल्चर फील्ड। दे इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स। कैसे? वो बीज आती है, पॉलन्स लेती है, पॉलन्स लेकर के अपने
जहाँ उसका हैबिटेट है वहाँ आती है, या बॉक्सेस में रखा हुआ वहाँ आती है। तो वहाँ आने के बाद में वो हनी बनाती है, और हनी बनाने के बाद में फिर जो उसमें जादू होता है वो शहद निकल के आता है। उस शहद को हम डेली यूज़ करते हैं। तो आजकल एक और भी चीज़ है कि लोग क्वालिटी हनी की बात करते हैं, शहद अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा ये पहले पूछते हैं, या कैसे टेस्ट होगा ये भी पूछते हैं। फिर आता है जब हनी बनती है तो जो पॉलन्स लेके आते हैं उस पॉलन्स को भी वो चाहते हैं पॉलन्स कहाँ मिलेगा। नाउ इट इज़ कॉल्ड एज सुपर फूड। अब डेली पॉलन्स खाइए, यदि आपको क्वालिटी पॉलन मिले आप डेली खाइए, फिर उसके बाद में उसका इफेक्ट बाद में बताइए। इसी तरह से आजकल जो लिपस्टिक आती है ना, लिपस्टिक वो सिंथेटिक हो तो कोई नहीं लेगा, नेचुरली उसमें कुछ है तो ज़रूर लेंगे। तो उसमें भी इसका यूज़ हो रहा है, आई मीन वैक्स का, जो वैक्स निकलता है। मैं जो बताना चाहता हूँ कि एक बीज से कितने एडवांटेज आ रहे हैं। तो वो एक बात हो गई। उसके बाद में रॉयल जेली, ये कभी हम आगे चल करके इस पर भी कुछ करेंगे, एक छोटा प्रोग्राम। रॉयल जेली ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। देन प्रोपोलिस, एक प्रोपोलिस भी है जो आजकल टूथपेस्ट बनाने में यूज़ हो रही है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं उसके, और हम लोग यहाँ पर बहुत कम एफर्ट में, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत कम एफर्ट में हम लोग पिछले साल वी हो द एक्सपोर्ट ऑफ हनी फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर कंट्री इज़ अराउंड 700 करोड़ रुपीज़। 700 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमने किया। अब इसमें मैं इसका क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं दे रहा हूँ, मैं और ना ही किसी साइंटिस्ट को दे रहा हूँ। इसमें जो बी कीपर्स थे और पूरी कंट्री के, और जिन्होंने इस पे काम कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे लोग हैं वो काम कर रहे हैं। और हम लोग अराउंड 1.25 लाख मीट्रिक टन अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारा फोकस ये है। अभी एक और बड़ी अच्छी बात हुई है कि अभी पिछले हफ्ते कि कुछ इशूज़ थे एंटी डंपिंग को लेकर के दूसरी कंट्री में, वो भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गए हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में से हमारा कंपटीशन है। तो आई थिंक इन कमिंग टाइम अगेन ये एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और अल्टीमेटली जो मनी है वो हमारे बी कीपर को, छोटे छोटे बी कीपर हैं उनको जाएगा। इसमें देयर इज चैन, इसमें प्रोसेसर्स भी होते हैं, ट्रेडर्स भी होते हैं, एग्रीगेटर भी होते हैं। सो आवर फोकस इज वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश मैक्सिमम लैब्स इन द कंट्री। लोगों को पता नहीं होता कहाँ टेस्ट कराएं। वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश मैक्सिमम लैब। तो मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ इस प्रोग्राम से कि अगेन दिस इज अ सेक्टर फॉर द स्टार्टअप यंग पीपल, दे कैन कम इन दिस फील्ड एंड इसको भी वो एक अपना एंटरप्रेन्योर या इस तरह का कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए ले सकते हैं। और इट्स ए वेरी ग्रोइंग फील्ड। लोगों को हेल्थ कॉन्शियस है, और जहाँ पर भी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो इट इज़ ए ग्रोइंग फील्ड है। तो और ज़्यादा बात नहीं करता मैं यहाँ पर। मैं अगेन वुड लाइक टू थैंक ऑल दी आई मीन जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो सभी लोगों को मेरा धन्यवाद, और स्पेशली ऑर्गेनाइजर्स को, जितने पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम में हैं उनको भी मेरा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। आपने मुख्यतः जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला उनमें था कि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव होता रहता है, और हमारे को भी अपने को टेक्नोलॉजी के अनुसार बदलना पड़ता है और बदलना चाहिए। आप पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, तो आपने ये भी बताया कि इस क्षेत्र में लोगों की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं और उनकी अपनी क्या आशंकाएं भी हैं। हमने उनकी अपेक्षाओं को भी समझना है और उनकी आशंकाओं को दूर करने का भी प्रयास करना है। इसके अलावा आपने ये भी बताया कि इस समय देश में कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर हमारी योजनाएं जो चल रही हैं, जो पॉलिसी हैं, कौन कौन सी हैं और उनसे कैसे लाभ उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि हम किसी भी चीज़ को अकेले प्रयास करके कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए समाज के सभी वर्गों को इकट्ठा होकर के
किसी चीज़ के प्रति जुड़ जाना होगा, तभी हम शायद उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात आपने और कही कि हमें अपने इस शौक को ग्रोथ में बदलना है, और जिस दिन हम अपने इस शौक को ग्रोथ में बदल देंगे, हम समझ जाएंगे कि हम जिस गोल को लेकर चले थे हमने उसे अचीव कर लिया है। और अंत में आपने ये कहा कि जो कंज्यूमर है और जो फार्मर है उसके बीच का जो गैप है उसको तय करना और उसको ख़त्म करना ही इस अर्बन फार्मिंग का उद्देश्य है, और शायद इसीलिए इस एक्सपो को किया भी जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन शब्दों के लिए। अब इस कार्यक्रम को लगभग समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर स्टॉल जिन लोगों ने लगाए हुए हैं उन लोगों के लिए कुछ अवार्ड्स हैं, तो मैं एक एक करके जो हमारे अवार्डी हैं उनको उनका नाम लेता हूँ और वो आकर के अपना अवार्ड ले लें। और मैं अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर नवीन पाटले जी से फिर से विनती करूँगा कि वो हमारे जितने भी अवार्ड विनर्स हैं उनको अवार्ड दें। तो सबसे पहले मोस्ट प्रोमिसिंग वर्टिकल फार्मिंग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है AS एग्री एंड एक्वा LLP। बेस्ट मॉडल अर्बन फार्म इन सस्टेनेबल हाईटेक फार्मिंग का अवार्ड जाता है डेलिया बाय सत्सुमी फार्म्स। का अवार्ड जाता है इफको अर्बन गार्डन्स। Promising scientific solution provider company Florotonics Innovations Private Limited। Sir, yes sir, look here. Barton Breeze Private Limited। हाँ सर, थोड़ा साथ हो जाइए सर, हम सर सामने। Of the year Alice Cole Technology Private Limited। सर खेती कर ली और लेकिन उसमें पानी नहीं डाला, अगर इरिगेशन नहीं है तो फिर उसके बिना खेती भी नहीं चल सकती है। तो बेस्ट इरिगेशन सॉल्यूशन कंपनी जो है वो है रेवलिस इरिगेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी सर, आइए सर। सर of the sport and the motivation and the strength by ISA team, Dr. Mani, Dr. Naved, Dr. Murtaza, who were absolutely on time and delivering as per the request as and when made. I also take this opportunity to thank all the sponsors of this entire expo who made this expo this shape to take. And I'm looking forward that in the coming days of the new edition of this expo, there will be much bigger participation from all and in a more meaningful way. I'm also hoping that all the exhibitors and the participants, all the stakeholders who were associated with this expo had a good and fruitful time over the 2 days, and look forward to having them
in our next edition of the same expo very soon in a much bigger way. Thank you all. Good night. Thank you.